नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें, साथ ही नज़र डालेंगे हैदराबाद और तेलंगाना से जुड़ी कुछ अहम ख़बरों पर। सबसे पहले बात दोबाक ज़मनी इंतखाबात की। TRS की अपनी सबसे बाअसर ज़िले सिद्दीपेट के हल्का असम्बली दोबाक में नाकामी इस पार्टी के लिए न सिर्फ बहुत बड़ा झटका बल्कि ख़ुद का मुहासिबा करने का वक्त है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को जिस हलके से अवाम ने वोट के हथियार के जरिए जो सख्त फैसला दिया है वो इस पार्टी के लिए ज़बरदस्त धक्का है, क्योंकि TRS को यहाँ से 1 लाख से ज़्यादा वोटों की अक्सरियत से कामयाबी का यकीन था। इस शिकस्त ने TRS के सीनियर कायदीन को भी चौंका दिया है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने भी ताज्जुब का इजहार किया है। पार्टी के कायदीन भी मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। ये समझा जा रहा है कि इस हल्के में अवाम ने जो पैगाम दिया है वो KCR की जानिब से इख्तियार करदा हिकमत अमली और मुखालिफ अवाम पॉलिसियों का नतीजा है। सियासी तज्ज़िया निगारों के मुताबिक ये अवामी नाराज़गी की इब्तिदा है। सियासी तज्ज़िया निगारों का ये मानना है कि ये नताइज TRS हुक्मरानी में मौजूद नक़ाइस का नतीजा है। तेलंगाना की तश्कील के बाद से पहली मरतबा TRS को हल्के दोबाक में इतना बड़ा धक्का लगा है। यहाँ ये जिक्र बेजा ना होगा कि रियासत में साल 2019 के पार्लिमानी इंतखाबात में BJP ने 4 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करते हुए TRS को झटका दिया था, लेकिन हुक्मरान जमात ने इस शिकस्त को संजीदगी से शायद नहीं लिया। साल 2014 के असम्बली इंतखाबात में BJP का 5 नशिस्तों पर कब्जा था, जो बाद में 2018 में सिमट गया और ये पार्टी एक ही सीट तक महदूद होकर रह गई। इस सूरत हाल में जहाँ एक तरफ KCR का सेगमेंट है तो दूसरी तरफ हरीश राव का सेगमेंट है। आला क़यादत अवाम के इस फैसले से बौखलाहट का शिकार है। कहा यह जा रहा है कि आज़ाद उम्मीदवार के मिलते जुलते वोट के निशान से TRS को नुकसान हुआ, लेकिन ये बात हजम नहीं होती, क्योंकि अरसे दराज से पिछले इंतखाबात में तो अवाम को हुक्मरान जमात का निशान बखूबी याद था, फिर वो अचानक कन्फ्यूज कैसे हो गए। दूसरी मरतबा इख्तिदार पर आने के बाद TRS ने 32 ज़िला परिषदों में बड़े बल्दियात और कॉरपोरेशनों पर कब्जा जमाया है। इसी तरह यहाँ भी कामयाबी को लेकर पुरुम्मीद पार्टी की उम्मीदों पर पानी फिर गया। सियासी तज्ज़िया निगारों का मानना है कि TRS कायदीन के ओवर कॉन्फिडेंस यानी हद से ज़्यादा खुद एतमादी ने बरसर इख्तिदार पार्टी का बेड़ा गर्क किया है। TRS का ये मानना था कि अवाम रियासती हुकूमत की फलाही स्कीमात को देखते हुए पार्टी को कामयाबी से हमकनार करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं दूसरी जानिब पार्टी कैडर की जानिब से भी रियासत की तश्कील के बाद से उनके साथ मुनासिब इंसाफ ना किए जाने की शिकायत की जा रही है। उनका यह भी कहना है कि इस मसले पर पार्टी के आला कायदीन से शिकायत करने का उन्हें मौका फराहम नहीं है, जिसकी वजह से वो मायूस हैं। ये भी कहा जा रहा है कि इलेक्शन के वक्त ही पार्टी कैडर की याद आती है, जबकि बाकी औकात में उन्हें नज़रअंदाज किया जाता है। अगर यहाँ पार्टी की नाकामी की वजूहात का जायज़ा लें तो मालूम होगा कि अवाम में हुक्मरान जमात के ताल्लुक़ से नाराज़गी पाई जाती है। उनका कहना है कि सिद्दीपेट और मेदक में जो तरक्याती काम हुए हैं वो दोबाक में नज़र नहीं आते। रियासत की तश्कील के बाद से मुसलसिल कामयाबी हासिल करने वाली हुक्मरान जमात के कायदीन इस शिकस्त को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अवाम ने जो फैसला दिया है उससे जाहिर होता है कि अवाम में पाए जाने वाली नाराज़गी में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और हल्के असम्बली में BJP की कामयाबी का सेहरा TRS की नाकामियों के सर जाता है, क्योंकि अगर हद से ज़्यादा खुद एतमादी का मुजाहरा करने के बजाय इब्तिदा से यहाँ के मसाइल की यकसुई पर तवज्जो दी जाती तो गैर मुतवक्को नताइज बरामद नहीं होते। हुक्मरान जमात को चाहिए कि वो अपने मनमाने फ़ैसलों से इतराज़ करते हुए अवामी मसाइल की यकसुई पर तवज्जो मरकूज़ करें, और TRS के लिए दोबाक में शिकस्त इस पार्टी के लिए एक खामोश पैगाम है, क्योंकि उन्हें एक ऐसी जमात ने हरा दिया जिसका कैडर उनकी जमात से ज़्यादा ताकतवर नहीं है। TRS के लिए ज़मनी इंतखाब विखार का मसला बना हुआ था। हुक्मरान जमात TRS की जानिब से हल्का असम्बली दोबाक के ज़मनी इंतखाब में कामयाबी के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी गई थी। हल्के के 8 मंडलों में जुमला 1,97,468 राय दहिंदे हैं। 100 वोटर्स के लिए एक इंचार्ज का तकर्रुर किया गया था। इंतखाब से ऐन कबल नए कामों के संग बुनियाद ज़ेर इल्तिवा कामों के अलावा शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी के चेक्स की तकसीम भी TRS को शिकस्त से रोक नहीं पाई। वोटर्स को राग़िब करने की तमाम कोशिशें नाकाम साबित हुई। दोबाक का नतीजा रियासती हुकूमत की ख़राब हुक्मरानी को जाहिर करता है।
मुल्क में इंसाफ मिलने की जमानत नहीं दी जा सकती, लेकिन संगीन जराइम के मामलात में भी जमानत हासिल की जा सकती है, क्योंकि इंसाफ के पुजारी शख्सी आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमतन चौकन्ना है। और अगर मुल्जिम हुकूमत का मंजूर नज़र हो तो सिर्फ 7 दिन के अंदर भी अदालती तहवील से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। मुल्क ने हाल ही में इंसाफ रसानी का ये खूबसूरत मंजर देख लिया है। यह अलग बात है कि दर्जनों अवामी जहदकार, यूनिवर्सिटी के तुलबा, समाजी कारकुन और सहाफ़ी अभी भी सिर्फ इल्ज़ामात की बुनियाद पर जेल की सलाखों के पीछे हैं। तमाम तर रहनुमायाना उसूलों के बावजूद ऐसे अफराद के मामला सुप्रीम अदालत के जज की टेबल तक नहीं पहुँच पाते, या फिर शायद लाए ही नहीं जाते, क्योंकि शख्सी आज़ादी तो सिर्फ चंद मखसूस अफराद को ही हासिल है। अदालतों में होने वाली इस तरह की खूबसूरत कार्रवाइयों के बाद अक्सर अवाम का एतमाद डगमगा जाता है। यह अलग बात है कि सोशल मीडिया पर काफ़ी अफराद ने मुस्तकबिल के मुतवक्को रुकने राज्यसभा का शोशा छोड़ा है। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि याद रहे कि साबिक़ में चीफ जस्टिस जस्टिस गोगोई ने भी हक का साथ देते हुए राज्यसभा में अपने लिए एक जगह बना ली थी। मामला तो पूरी तरह वाज़ेह है और इस पर नाम निहाद इंसाफ और शख्सी आज़ादी की चादर है। अवाम जानते हैं कि किस तरह जंगी खतूत पर एक खुदकशी पर मजबूर करने वाले मुल्जिम को बचाने के लिए मुंबई से दिल्ली तक और फिर सुप्रीम कोर्ट तक सिफारत चलाई गई। मुल्जिम को जमानत देते हुए जस्टिस ने जो ज़बरदस्त ऑब्जर्वेशन पेश किया वो आगे कई मामलात में अहम साबित हो सकता है। बल्कि इसको नज़ीर मानते हुए उत्तर प्रदेश, कश्मीर, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार और दीगर रियासतों से गिरफ्तार किए गए इंसानी हुकूक कारकुनों, समाजी जहदकारों और सहाफ़ियों को भी जल्द ही रिहाई मिल सकती है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर रियासती हुकूमतें किसी भी फ़र्द की शख्सी आज़ादी पर पहरा लगाता है तो सुप्रीम कोर्ट उसकी हिफाजत के लिए मौजूद है। इससे बढ़कर आज एक आम हिंदुस्तानी को चाहिए भी क्या था। रोज़गार देने से तो हुकूमत खासिर है। समाजी तहफ़्फ़ुज़ एक ऐसा फल है जो हर किसी को मैसर नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दी गई इस एक ज़मानत ने अब और भी कई अफराद की रिहाई का रास्ता साफ कर दिया है। याद रहे कि उत्तर प्रदेश की इंसानी हुकूक कारकुन सफूरा जरगर को कई हफ्तों तक सिर्फ इल्ज़ामात की बुनियाद पर कैद में रखा गया, और जबकि वो प्रेग्नेंट भी है। इस बात का ख्याल नहीं रखा गया। फिर सिद्दीक कुप्पन नामी तमिलनाडु के सहाफ़ी के खिलाफ UAPA लगा दिया गया। वो बस हथरास मामले की रिपोर्टिंग के लिए जा रहे थे। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने उन्हें कैद कर दिया। इसी तरह कश्मीर के एक सहाफ़ी को कई माह से कैद में रखा हुआ है, जबकि उन पर सिर्फ इल्ज़ामात हैं और कोई केस भी दर्ज नहीं है। इसी तरह कई तुलबा कायदीन को भी जेल में बंद किया हुआ है। उनका कसूर ये था कि उन्होंने जमहूरी अंदाज में CA और NRC के खिलाफ एहतजाज मुनज़्ज़म किए थे और हुकूमत को यह बात हरगिज़ भी पसंद नहीं थी। उधर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने तो अब पोस्टर भी लगा दिए हैं। भगवा पोस्टर बॉय को पोस्टर से काफ़ी लगाव है। उन्होंने CA एहतजाज में शामिल कई समाजी कारकुनों की तस्वीरों पर मुश्तमिल पोस्टर रियासत में लगाए हैं। ना ही उन अफराद ने किसी का कत्ल किया और ना ही किसी को खुदकशी पर मजबूर किया। जस्टिस चंद्रचूड़ ने प्रोपेगेंडा स्टार को जमानत देते हुए यह भी कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में मुदाखलत नहीं करेगा तो इंसाफ की धज्जियां उड़ जाएंगी। इस तरह अब 70 साल समाजी कारकुन को भी इंसाफ मिल जाएगा, जिसके लिए रियासती हुकूमत ने 20 दिन का वक्त पूछा है। वो पार्किंसन के मर्ज में मुब्तला हैं और जेल में हैं। उन्हें वहाँ दी जाने वाली ग़िज़ा खाने में तकलीफ़ होती है, इसलिए उन्होंने हुक्काम से स्ट्रॉ देने का मुतालबा किया था। अब तो आवाम ये कहने लगी है कि किसी को जेल से ज़मानत मिल जाती है और किसी को स्ट्रॉ तक भी नहीं मिलता। 10 नवंबर 2020 के दिन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दी गई ज़मानत एक मिसाल बन गई है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने वेकेशन पिटीशन पर अपना फैसला देते हुए सहाफ़ती आज़ादी के चैंपियन को आज़ाद कर दिया। उम्मीद की जा सकती है कि अब सिद्धा भरद्वाज, वरवरा राव, गौतम नौलखा के अलावा उमर खालिद वगैरह को भी ज़मानत मिल सकती है। हिंदुस्तान में इंसाफ रसानी में अब मुस्बित और इनकलाबी तब्दीलियाँ आने को हैं। दिवाली की छुट्टियों के बाद अब सुप्रीम कोर्ट फौरी तमाम रियासती हुकूमत की जानिब से कैद किए गए अफराद के मामलात में ज़रूर दखल देगा। आज़ादी ज़रूर मिलेगी। अदालत उज़्मा की मुबैना तौहीन मामले पर कॉमेडियन कुणाल कामरा ने माफ़ी मांगने से वाज़े लफ्ज़ों में इनकार कर दिया। कुणाल कामरा का कहना है कि उन्होंने जो भी ट्वीट्स किए वो सुप्रीम कोर्ट के प्राइम टाइम लाउड स्पीकर यानी अर्नब गोस्वामी के हक़ में दिए गए तफरीक आमेज़ फैसले पर उनकी राय थी। कुणाल कामरा ने कहा कि ना तो मैं माफ़ी मांगूंगा ना ही वकील करूंगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजों और मुल्क के सबसे बड़े कानूनी अफसर
जैसे ऑर्डिनेंस मिली है वो शायद सबसे वीआईपी हैं। काबिल जिक्र है कि कुणाल कामरा के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने के लिए अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने मंजूरी दी थी। कॉमेडियन कामरा ने इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजों और वेणुगोपाल के नाम एक चिट्ठी लिखी। इसमें कामरा ने अपनी बात वाज़ेह लफ्जों में जजों के सामने रखी। चिट्ठी में उन्होंने लिखा, मोहतरम जजेस, मिस्टर के वेणुगोपाल जी, मैंने हाल ही में जो ट्वीट किए हैं उन्हें अदालत की तौहीन बताया गया है। मैंने जो भी ट्वीट किए हैं वो सुप्रीम कोर्ट के एक प्राइम टाइम लाउड स्पीकर के हक में दिए गए तफरीक आमेज फैसले के तई मेरा नजरिया था। मुझे लगता है कि मुझे मान लेना चाहिए कि मुझे अदालत लगाने में बड़ा मज़ा आता है और अच्छी ऑडियंस पसंद आती है। सुप्रीम कोर्ट जजों और मुल्क के आला कानूनी अफसर जैसे ऑडियंस शायद सबसे वीआईपी हों, लेकिन मुझे समझ आता है कि मैं किसी जगह परफॉर्म करूं। सुप्रीम कोर्ट के सामने वक्त मिल पाना नायाब हो गया। कुणाल कामरा अपनी चिट्ठी में आगे लिखते हैं कि मेरी राय नहीं बदली है, क्योंकि दूसरों की निजी आज़ादी के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट की खामोशी बगैर तनकीद के नहीं गुजर सकती। मैं अपने ट्वीट्स वापस लेने या उनके लिए माफ़ी मांगने की मंशा नहीं रखता हूं। मुझे लगता है कि वो ये खुद बयान करते हैं। मैं अपनी तौहीन अर्जी दीगर मामलों और अशखास जो मेरी तरह किस्मत वाले नहीं हैं उनकी समाअत के लिए वक्त मिलने पर, यानी कम से कम 20 घंटे अगर प्रशांत भूषण की समाअत को ध्यान में रखें तो उम्मीद रखता हूं। क्या मैं ये समझ सकता हूं कि नोटबंदी से जुड़ी अर्जी, जम्मू कश्मीर के खुसूसी दर्जे को रद्द करने वाले फैसले के खिलाफ अर्जी, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की कानूनी अहलियत को चैलेंज करने वाली अर्जी और दीगर कई ऐसे मामलों में समाअत की ज़्यादा ज़रूरत है। सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे की बात को थोड़ा सा मरोड़ कर कहूँ तो अगर ज़्यादा अहम मामलों को मेरा वक्त मिलेगा तो आसमान फट पड़ेगा क्या। अपनी चिट्ठी के आखिर में कुणाल कामरा ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने मेरे ट्वीट्स को अब तक कुछ भी करार नहीं दिया है, लेकिन वो जब भी करे तो उम्मीद करता हूं कि अदालत की तौहीन करार देने से पहले वो थोड़ा हंसेंगे। मैंने अपने एक ट्वीट में सुप्रीम कोर्ट में महात्मा गांधी की जगह हरीश साल्वे की तस्वीर लगाने को कहा था। मैं जोड़ना चाहूंगा कि पंडित नेहरू की तस्वीर हटाकर महेश जेठमलानी की तस्वीर लगा दी जाए। उत्तर प्रदेश पुलिस एक बार फिर संगीन इल्जामात के दायरे में फंस गई है। इस बार खाकी पर दाग उन्नाव जिले में लगा है। दरअसल जिले के सदर कोतवाली इलाके में रेलवे क्रॉसिंग के पास जुमेरात की शाम एक सहाफ़ी सूरज पांडे की लाश बरामद हुई, जिससे इलाके में एक हंगामा बर्पा हो गया। मामले में महलूक के अहले खाना ने एक खातून दरोगा और सिपाही पर धमकाने के साथ साथ कत्ल का इल्ज़ाम भी आयद किया। इस कत्ल मामले में सहाफ़ी सूरज पांडे की मां लक्ष्मी देवी ने खातून दरोगा सुनीता चौरसिया, सिपाही अमर सिंह समेत कुछ दीगर लोगों पर सूरज को धमकाने, कत्ल की साजिश तैयार करने और खुदकशी के लिए उकसाने का इल्ज़ाम आयद किया है। इस इल्ज़ाम के बाद सदर कोतवाली में उनकी तहरीर पर पुलिस ने खातून दरोगा और सिपाही समेत नामालूम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। उन्नाव CO सिटी गौरव त्रिपाठी ने इस ताल्लुक से बताया कि सहाफ़ी की लाश जुमेरात शाम पुरअसरार हालात में सदर कोतवाली के पास रेल की पटरियों पर मिली थी। बाद में देर रात लाश का पोस्टमार्टम किया गया। उन्होंने कहा कि खातून सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और मामले में जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने जुमे के रोज आसाम के सहाफ़ी पेराग भोयांग के कत्ल का मामला उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी को बराए हदफ तनकीद बनाते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि बीजेपी की इख्तिदार वाली रियासतों में बदउनवानी को बेनकाब करने वाली सहाफ़त का गला घोंटा जा रहा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि बीजेपी लीडरों की बदउनवानी को बेनकाब करने वाले आसाम के सहाफ़ी पेराग को मशकूक हालत में कत्ल कर दिया गया। उनके अहले खाना से मेरी ताज़ियत। आसाम, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हुक्मरानी वाली रियासतों में सच्ची सहाफ़त का गला घोंटा जा रहा है और तमाशा करने वालों को तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है। कांग्रेस लीडर ने 2 दिन पहले सहाफ़ियों के कत्ल का मामला उठाते हुए कहा था कि उत्तर प्रदेश के सहाफ़ी विनय तिवारी को बीजेपी के गुंडों ने बेदर्दी से मारा पीटा। अगर हुकूक का मामला चल निकला है तो फिर ये पूछ लिया जाए कि कुछ चंद सहाफ़ियों के लिए हुकूक याद आएंगे या विनय तिवारी जैसे मुतासरीन के लिए भी। मरकजी हुकूमत ने अक्टूबर के लिए महंगाई के आंकड़े जारी कर दिए हैं। इसके मुताबिक अक्टूबर में इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई की शरह 7.61% 7.61% रही। ये पिछले 6 साल में यानी जब से नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म बने हैं तब से अब तक सबसे ज़्यादा है। इससे पहले मई 2014 में महंगाई दर 8.33% थी, जो मनमोहन सिंह की क़यादत वाली यूपीए हुकूमत के गिरने की एक बड़ी वजह भी बनी थी। पिछले 9 महीनों से लगातार महंगाई बढ़ रही है।
रिटेल महंगाई दर को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बुनियाद पर निकाला जाता है। अगर अक्टूबर का इंडेक्स देखें तो खाने पीने की अशिया की महंगाई दर 10.16% की रफ्तार से बढ़ी। महंगाई दर में फूड आइटम्स की कीमतों का वेटेज यानी हिस्सा 45.8% है। अक्टूबर में कई शहरों में प्याज आलू की कीमतें आसमान छू रही थी। प्याज तो 100 रुपये फी किलो की दर पर पहुंच गया था। इसका असर यह हुआ कि अक्टूबर 2019 के मुकाबले सब्जियां पिछले महीने 22% महंगी रही। इसने फूड इन्फ्लेशन रेट और ओवरऑल रिटेल इन्फ्लेशन रेट को बढ़ाया। महंगाई दर 9 महीने से बढ़ रही है। अप्रैल और मई में लॉकडाउन की वजह से हुकूमत मुल्क भर के बाजारों से आंकड़े नहीं जुटा सकी थी। जब जून से फिर मार्केट से आंकड़े मिले तब से लगातार महंगाई बढ़ रही है। दरअसल मुल्क भर में लॉकडाउन की वजह से सब्जियों के साथ साथ अंडे, मछली और दीगर प्रोटीन प्रोडक्ट्स की सप्लाई मुतासिर हुई है। इससे ये महंगे होते जा रहे हैं। अक्टूबर में ही अंडे 21% 21% और मांस मछली यानी गोश्त और मछली 18% की दर से महंगे हुए हैं। इसने भी फूड इन्फ्लेशन को बढ़ाने में रोल निभाया है। लेकिन दुनिया भर में महंगाई नहीं बढ़ रही है। चीन में अक्टूबर में महंगाई दर 11 साल में सबसे कम 0.5% रही। इसकी वजह है कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर लोगों ने सुअर खाना बंद कर दिया है और उसकी आबादी बढ़ने से कीमतों में गिरावट दर्ज हुई है। वहां तो नवंबर में महंगाई दर नेगेटिव रहने का अंदाजा लगाया जा रहा है। अमेरिका में भी अक्टूबर में महंगाई दर 1.3% रही। ब्रिटेन और जापान में भी महंगाई दर 0.5% के आसपास रही। दरअसल इन मुल्कों में मंदी और डिफ्लेशन का खतरा मंडरा रहा है। जिस तरह बहुत ज़्यादा महंगाई यानी इन्फ्लेशन अच्छा नहीं होता, वैसे ही डिफ्लेशन भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं माना जाता। इससे ग्रोथ रेट गिरने का डर रहता है। मरकजी हुकूमत ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 2% घट बढ़ के साथ 4% पर महंगाई दर रखने की जिम्मेदारी सौंपी है। लेकिन लॉकडाउन लगने के बाद से महंगाई थमने का नाम नहीं ले रही है। अक्टूबर लगातार 7वां महीना है जब महंगाई दर 6% से ऊपर बनी हुई है। आरबीआई ने पिछले रिव्यू में इंटरेस्ट रेट नहीं घटाए थे। महंगाई दर इसी तरह अगर बढ़ती रही तो लगता नहीं कि इंटरेस्ट रेट में कोई गिरावट होगी। 2 दिन पहले रिजर्व बैंक ने स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट में कहा कि प्याज पर स्टॉक लिमिट लगाने, आलू प्याज का इंपोर्ट बढ़ाने, अनाज पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने से भी खाने की अशिया की कीमतों में कमी नहीं आई है। इससे डर है कि मौजूदा कीमतें ही नॉर्मल ना हो जाएं। शुमाली कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के कई सेक्टरों बिलखुसूस ओड़ी, केरन और गुरेज में जुमे को हिंदुस्तान और पाकिस्तान के फौज के दरमियान शदीद गोलाबारी का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में रिहायशी इलाके भी खौफनाक धमाकों से लरज उठे। सरकारी ज़राए ने बताया कि पाकिस्तानी फौज ने जुमे के रोज़ गुरेज इलाके में एलओसी पर बिला किसी इश्तियाल के शदीद गोलाबारी शुरू कर दी, जिससे अजमर्क और विक्टोर इलाकों में खौफ और हरास फैल गया। उन्होंने कहा कि गोलाबारी के पेश नज़र लोगों को महफूज मकामात पर पहुँचाया गया। ज़राए ने बताया कि गोलाबारी इस कदर शदीद थी कि दौरे उफ्तादा इलाकों में भी धमाकों की गरज सुनाई देती थी। उन्होंने बताया कि कई गोले बस्तियों में भी गिर गए, लेकिन किसी जानी या माली नुकसान की कोई इतला नहीं है। ज़िले बारामूला के ओड़ी इलाके के हाजीपीरा और कमलकोट सेक्टरों में भी जुमे की दोपहर को तरफैन के दरमियान शदीद गोलाबारी का तबादला हुआ। साथियों, हमें अपने उन जाबाज सैनिकों को भी याद रखना है जो इन त्योहारों में भी सीमाओं पर डटे हैं, भारत माता की सेवा और सुरक्षा कर रहे हैं। हमें उनको याद करके ही अपने त्योहार मनाने हैं। हमें घर में एक दिया भारत माता के इन वीर बेटे बेटियों के सम्मान में भी जलाना है। मैं अपने वीर जवानों से भी कहना चाहता हूं कि आप भले ही सीमा पर हैं, लेकिन पूरा देश आपके साथ है, आपके लिए कामना कर रहा है। मैं उन परिवारों के त्याग को भी नमन करता हूं जिनके बेटे बेटियां आज सरहद पर है। हर वो व्यक्ति जो देश से जुड़ी किसी न किसी जिम्मेदारी की वजह से अपने घर पर नहीं है, अपने परिवार से दूर है, मैं हृदय से उसका आभार प्रकट करता हूं। साथियों, हमें अपने उन जाबाज सैनिकों को भी याद रखना है जो इन त्योहारों में भी सीमाओं पर डटे हैं, भारत माता की सेवा और सुरक्षा कर रहे हैं। हमें उनको याद करके ही बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने आज अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया और अब वो नई हुकूमत बनने तक कारगुजार चीफ मिनिस्टर के तौर पर काम करते रहेंगे। नीतीश कुमार ने काबीना
की आज हुई इजलास में 16वीं असेंबली को तहलील करने की सिफारिश के फौरन बाद गवर्नर हाउस जाकर गवर्नर फागू चौहान को वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा पेश किया। चौहान ने नई हुकूमत की तश्कील तक उन्हें बतौर कारगुजार वज़ीर आला काम करते रहने को कहा। गवर्नर से मिलकर लौटने के बाद नीतीश कुमार ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि अपनी सरकारी उन्होंने मीडिया से बात किए बगैर अपनी सरकारी रिहायशगाह लौट गए और उसके बाद वहां से वो अपनी पार्टी जनता दल यू के दफ्तर चले गए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के दारुल हुकूमत जयपुर में वाक़े नेशनल आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट को आयुर्वेद ऑनररी यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया। इस मौके पर मुनक़िदा ऑनलाइन प्रोग्राम में मोदी ने आयुर्वेद डे के मौके पर राजस्थान को यह तोहफा दिया। इस मौके पर कहा कि ये सच है कि हिंदुस्तान के पास सेहत से मुतालिक बहुत बड़ी विरासत है, लेकिन ये इतना ही सच है कि ये इल्म ज़्यादातर किताबों और शास्त्रों में बाकी रहा और कुछ दादी नानी के नुस्खों में। इस इल्म को जदीद ज़रूरतों के मुताबिक डेवलप करने की ज़रूरत है। भगवान धन्वंतरी की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्वंतरी जी ने आरोग्य के देवता माने जाते हैं और आयुर्वेद की रचना भी उनके आशीर्वाद से हुई है। आज के इस पावन दिन आयुर्वेद दिवस पर भगवान धन्वंतरी से पूरी मानव जाति की प्रार्थना है कि वो भारत समेत पूरी दुनिया को आरोग्य का आशीष दें। साथियों, इस बार का आयुर्वेद दिवस गुजरात और राजस्थान के लिए विशेष है। हमारे युवा साथियों के लिए भी विशेष है। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा आज रात 9 बजे तक 5 करोड़ 33 लाख के पास पहुंच गया। 3 करोड़ 73 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 13,02,455 लोग जान गंवा चुके हैं। वहीं अमेरिका में इन्फेक्शन की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है। वहां जुमेरात को एक ही दिन में 1,40,000 नए मामले सामने आए थे। वहीं फ्रांस में लॉकडाउन से कम होते मामलों के बाद हुकूमत इसे 2 हफ्ते तक लॉकडाउन बढ़ाने पर गौर कर रही है। हिंदुस्तान में हर रोज कोरोना के तकरीबन 50,000 नए केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और केसेस की मजमूई तादाद 87 लाख से तजावुज कर चुकी है। ताहम अच्छी बात यह है कि रोजाना 40,000 से ज्यादा तादाद में लोग सेहतयाब हो रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 44,879 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसी असना में 547 अफराद कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए। हिंदुस्तान में कोरोना के केसेस की मजमूई तादाद बढ़कर 87,28,000 हो गई है, जबकि अब तक 1,28,668 अफराद अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं। इसके साथ ही एक्टिव केसेस की तादाद भी 5 लाख से कम रह गई है। पिछले 24 घंटों में 4,747 एक्टिव केसेस में कमी वाक़ई हुई। मुल्क में अब तक 81,15,000 अफराद कोरोना को शिकस्त देकर ठीक हो चुके हैं। राहत की बात यह है कि अमवात और एक्टिव केसेस की शरह में मुस्तकिल कमी रिकॉर्ड की जा रही है। इसी के साथ हिंदुस्तान में शिफायाबी की शरह में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। तेलंगाना में कोरोना वायरस के केसेस में मामूली कमी वाक़ई हुई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 957 मुस्बित केसेस दर्ज हुए हैं और 4 अफराद की मौत हुई है। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 2,55,663 हो गई है। हलाकतों की तादाद 1,397 हो गई है। जीएचएमसी के हुदूद में 169 केसेस दर्ज हुए हैं। कोरोना वायरस की ज़्यादा से ज़्यादा जांच करके वायरस मुतासरीन का जल्द पता लगाकर इस पर काबू पाने की मुहिम में 12 नवंबर को मुल्क में फ़ी 10 लाख आबादी में जांचों की औसत 89,000 से तजावुज़ कर गए। मुल्क में आलमी वबा कोविड-19 का पहला वाक़या सामने आया था और इसके बाद हुकूमत ने जांच के दायरे में मुसलसल इजाफा किया और इससे वायरस की रोकथाम पर तवज्जो मरकूज़ की। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के जुमे के रोज़ जारी करदा आदाद-ओ-शुमार में कहा गया है कि जुमेरात तक जांच की कुल तादाद 12,31,01,739 तक पहुंच गई। इसमें कुल 11,39,230 जांचें की गई हैं।
मुल्क में फी 10 लाख आबादी पर औसतन 89,007 तक जा पहुंची है। दुनिया में वैक्सीन बनाने वाली सबसे बड़ी दवा कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दिसंबर तक कोविशील्ड वैक्सीन के 10 करोड़ डोज तैयार कर लेगी। एसआईआई के सीईओ आदार पूनावाला ने आज ये जानकारी दी। हाल ही में उन्होंने कहा था कि इस वैक्सीन के 4 करोड़ डोज तैयार कर लिए गए हैं। ब्रिटेन की कंपनी एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अपनी इस वैक्सीन के प्रोडक्शन और ट्रायल के लिए पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से करार किया है। पूनावाला ने कहा कि अगर आखिरी फेज में डेटा से पता चलता है कि वैक्सीन वायरस से बचाव में कारगर है तो कंपनी हुकूमत से वैक्सीन के इस्तेमाल की इमरजेंसी क्लियरेंस ले सकती है। हिंदुस्तान में कोरोना के इलाज कर रहे हैं मरीजों की तादाद में 3 अक्टूबर से लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 17 सितंबर को ये 10,17,000 की पीक पर थे, जो अब घटकर 4,84,000 बचे हैं। अब सिर्फ 5 रियासतों महाराष्ट्र, केरला, दिल्ली, वेस्ट बंगाल और कर्नाटका में ही 55% एक्टिव केसेस हैं। अमेरिका की होमलैंड सिक्योरिटी एजेंसियों ने ऐलान किया है कि वोटिंग के अमल में कोई धांधली नहीं हुई है। साइबर सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी CISA ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया है कि 3 नवंबर को होने वाले इंतखाबात अमेरिका की तारीख का सबसे महफूज इंतखाबात थे। इसमें किसी किस्म की धांधली का कोई सबूत नहीं है। इसके अलावा इंतखाबात इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल और इलेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर कोऑर्डिनेटिंग एग्जीक्यूटिव कमेटी ने भी कहा कि हर रियासत के पास हर वोट का कागजी रिकॉर्ड मौजूद है और ज़रूरत पड़ने पर हर वोट को दोबारा गिना जा सकता है। ट्रंप की इंतखाबी धांधली को साबित करने के लिए ट्रंप की इंतखाबी मुहिम ने ऐसे अफराद के नामों की फहरिस्त जारी की है जो पहले ही मर चुके हैं, लेकिन इस बार उनके वोट का भी इस्तेमाल हो चुका है। लेकिन मीडिया का कहना है कि बड़े पैमाने पर कोई मंसूबाबंद धांधली नहीं हुई है। जो बाइडेन अमेरिका के नए सदर बनेंगे। मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप इंतखाबात हार चुके हैं, नतीजों का सरकारी ऐलान बाकी है। अब जितनी बातें बाइडेन को लेकर हो रही हैं उतनी ही ट्रंप को लेकर भी। मसलन ट्रंप आगे क्या करेंगे, सियासत में रहेंगे या छोड़ देंगे, 2024 के इंतखाबात लड़ेंगे या नहीं। 74 साल के ट्रंप अमीर घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, दुनिया भर में कामयाब बिजनेसमैन के तौर पर जाने जाते हैं, रियलिटी टीवी स्टार बने, इसके बाद सियासत में कदम रखा और अमेरिका के सदर बने। अमेरिकी मैगजीन पॉलिटिको के मुताबिक ट्रंप कई छोटे बड़े मीडिया हाउसेस से जुड़े हैं। वो न्यूज़मैक्स आउटलेट को बढ़ा सकते हैं। फिलहाल इसकी जिम्मेदारी उनके करीबी दोस्त क्रिस रूडी संभाल रहे हैं। उनके पास अमेरिकी न्यूज़ नेटवर्क, सिंक्लर ब्रॉडकास्टिंग और मुल्क भर में लोकल टीवी स्टेशन भी हैं। ट्रंप खानदान के पास करीब 500 तरह के बिजनेस हैं। उनके नाम से ही कंपनियां हैं, होटल्स, रिसोर्ट्स और करोड़ों डॉलर के गोल्फ क्लब। फोर्ब्स मैगजीन की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वबा के दौर में ट्रंप की कंपनियों को लाखों डॉलर का नुकसान हुआ। इस दौरान उनकी नेटवर्थ भी 100 करोड़ डॉलर कम हुई। ट्रंप के बायोग्राफर माइकल डी एंटोनियो के मुताबिक उन्हें मीडिया से लगाव ज़्यादा है। 2016 में जब उन्हें लगा कि वो हिलरी क्लिंटन से हार जाएंगे तो उन्होंने कैंपेन के लिए एक मीडिया कंपनी शुरू करने का भी प्लान बनाया था। ट्रंप के कुछ हामियों को लगता है कि वो जल्द सियासत छोड़ देंगे। कुछ का कहना है कि ट्रंप अपनी नई पॉलिटिकल पार्टी भी बना सकते हैं। इसकी वजह यह है कि रिपब्लिकन पार्टी में कुछ उनके हामी हैं तो कुछ मुखालिफिन भी। कुछ को लगता है कि ट्रंप जिमी कार्टर और जॉर्ज बुश सीनियर की तरह सियासत से दूरी बना सकते हैं। कुछ मानते हैं कि ट्रंप 2024 में फिर सदारती इंतखाबात लड़ेंगे। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। एक बात हम आपको बता दें कि ख़ास बात का ये एपिसोड जो आपने देखा ये 100वां एपिसोड है। लगातार 100 दिन से हम आपको अलग अलग और बड़ी बड़ी खबरें एक बेहतर अंदाज में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप हमारी ये खबरनामा अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी खबरों को लाइक करें और उन्हें शेयर भी करें। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।